तो मैं जानना चाहूँगा कि कर्नल अरिंदम किससे डरते हैं? मैंने ये फिल्म तो देखी नहीं है, पर डरता हूँ तो मैं अपने आप से डरता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और कार्यक्रम है संघर्ष से शिखर तक। आज का एपिसोड उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है जो कि आर्मी या नेवी, एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं या फिर एनडीए या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आज हमने अपने शो में खास इनवाइट किया है 8 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर श्री अरिंदम मजुमदार जी को, जो कि पिछले 30 वर्षों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या संघर्ष आए, कैसे उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सर ग्वालियर में आपकी पोस्टिंग है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कर्नल अरिंदम मजुमदार, मैं अभी प्रेजेंटली ग्वालियर में 2 सालों से हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ स्टील टाउन भिलाई स्टील प्लांट से। वहाँ मेरी शुरुआती एजुकेशन हुई है एंड उसके बाद मैं 7 साल तक बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील सिटी में रहा हूँ और वहीं से मैंने एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करके एनडीए के लिए गया था। सर, आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, मतलब जब बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में बहुत सारे गेम्स भी खेलता है, तो कब आपको ऐसा लगा कि मतलब मुझे एनडीए करना चाहिए? पेरेंट्स ने आपको इंसिस्ट किया या खुद से ये मोटिवेशन मिला कि आर्मी में जाना है और देश की सेवा करनी है? या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं एक ऐसे जगह को बिलोंग करता हूँ जहाँ पे स्टील टाउन्स हैं, जहाँ पे आर्मी का कोई एक्सपोजर नहीं है, अगल बगल में आर्मी नहीं है, बिकॉज ऑफ द टिपिकल जहाँ जिस लोकेशन से है, बोथ भिलाई एंड बोकारो। जैसे मैंने पहले बताया, बोकारो में मेरी हायर एजुकेशन हुई है, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12। मेरे को आर्मी के विषय में या एनडीए एग्ज़ाम्स के विषय में कुछ पता नहीं था। तो जैसे हर कोई 12th का, मैं पढ़ाई में रीजनेबली ओके था, यानी टॉप 10% यदि बोला जाए तो उसमें आता था। बट डेफिनेटली जैसे आप बोल रहे थे, मेरे को खेल, हर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, बीट फ्रॉम नॉर्मल क्रिकेट, हॉकी से लेके ट्रैक एंड फील्ड, एंड वॉज रीजनेबली ओके इन दैट। तो बेसिकली आउटडोर पर्सन। तो मैंने 12th के बाद में साइंस स्टूडेंट था मैं, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एग्ज़ाम दिया। साथ में मेरे एक दोस्त ने बोला तो उसने ही फॉर्म भरा, मैंने केवल साइन किया। एक इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, उसमें मेरे पेरेंट्स का साइन ज़रूरत था एनडीए यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले, तो उसको भर के मैं बोकारो से कोलकाता गया था। कोलकाता नियरेस्ट सेंटर था वहाँ पे यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था और मैथ्स था, तो मैं एलिजिबल था इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अकॉर्डिंगली जैसे अदर साइंस सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी की थी, उसी तरह इन द सेम ब्रेथ इसकी भी तैयारी की थी। इसमें मैथ्स का पेपर होता था और एक कॉमन सब्जेक्ट जिसमें बेसिकली इंग्लिश एंड अदर वो रहता था, तो वो मैंने दिया एंड आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम एंड देयर आफ्टर वेंट फॉर एसएसबी के बाद में मेडिकल हुआ। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे को नो इश्यूज़, कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था एंड आई गॉट थ्रू। दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन विद द वेरी लिटिल नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज अबाउट एनडीए और आर्मी, कमिंग फ्रॉम ए टोटली नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड। सर, ये जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, ये यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है और यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो काफ़ी टफ माने जाते हैं। इतनी आसानी से उसमें सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं देखता हूँ एनडीए के लिए भी काफ़ी छात्र तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों का होता है क्योंकि सीट्स भी कम हैं। इसी तरह यूपीएससी की भी बात करें तो आईएएस आईपीएस की भी करते हैं। तो आपने ऐसा क्या गुरु मंत्र मिला आपको कि पहले ही प्रयास में हो गया? कौन सी बुक्स आपने स्टडी करी, क्या कोई कोचिंग ली, या क्या आपका उस समय पढ़ाई का तरीका था कि पहले ही प्रयास में सफलता मिली? देखिए, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, वेरी ऑनेस्टली। मैं साइमल्टेनियसली, जैसे हर कोई क्लास 12 का बच्चा अभी भी देता है, इंजीनियरिंग के लिए मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स दिए भी थे,
तैयारी भी कर रहा था, तो उसी ब्रेथ में मेरा प्रिपरेशन हुआ। मैथ्स रहता है, इंग्लिश रहता है, इंग्लिश आई वॉज रीजनेबली गुड इन इंग्लिश, एंड जनरल नॉलेज एंड अदर सब्जेक्ट्स रहता है, तो उसमें तैयारी किया। पर वो बहुत साल पहले की बात है, आज से लगभग 34 साल पहले, 88 की बात है। पर अभी के बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि दैट वाज ओके, हम लोग तैयारी कर रहे थे, हो गया, वेरी गुड, एंड दैट्स अबाउट ऑल आई कैन से। बट अभी आप यदि करना चाहते हैं, थिंग्स हैव बिकम ऑल द मोर कॉम्पिटिटिव। लाखों बच्चे बैठते हैं, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है, तो यू शुड बी फोकस्ड। आपको जो एनडीए की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए, प्रॉपर सीरियस पढ़ाई करनी चाहिए। ये आपके मन में इम्प्रेशन, यूपीएससी एग्ज़ाम में जैसे आपने करेक्टली बोला, एंड यूपीएससी, नो यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ ईजी, सो आपको फोकस्ड इंटरेस्ट रहना पड़ेगा चारों तरफ में। जितने पेपर्स हैं उसके लिए फोकस इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, एंड इफ़ पॉसिबल आज के ज़माने में तो बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, तो इवेलुएट द कोचिंग सेंटर्स, अच्छे कोचिंग सेंटर से कोचिंग लीजिए। नॉट दैट कि गली गली में आजकल कोचिंग सेंटर्स हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट ओनली एनडीए, हर तरह के लिए, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग के लिए, गो टू ए गुड कोचिंग इंस्टीट्यूशन, तभी फ़ायदा होगा। नॉट दैट कि नेम से आपने कोचिंग किया और चले गए। कोचिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेल, यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड इन योर प्रिपरेशन व्हेन यू आर गिविंग दिस एग्ज़ाम, बिकॉज मेरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉट ओनली पासिंग, मेरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरऑल मेरिट आता है आपका। मान लीजिए 500 मार्क्स आपका यूपीएससी रिटन एग्जाम में है, तो इफ़ यू स्कोर वेल देन ओनली यू विल फिगर इन द मेरिट। इट्स नॉट जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम, मेरिट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। सर, जैसे एनडीए में आपका सिलेक्शन होता है किसी का भी, तो 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंडियन नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी में ही आपने क्यों ज्वाइन किया? एयरफोर्स भी जा सकते थे, मैंने सुना है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा आराम होता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली हमारे पास में 4 ऑप्शंस रहते हैं। आर्मी, नेवी का रहता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल एग्जीक्यूटिव, 4 ऑप्शंस इस तरह के रहते हैं। मैंने आर्मी भरा था क्योंकि मेरे अनुसार जितना भी लिटिल नॉलेज आई हैड अबाउट बिफोर ज्वाइनिंग, मेरा जो अपना पसंद था उसके अनुसार आर्मी गेव मी मोर अपॉर्चुनिटीज़ कि एडवेंचर रहेगा, अलग अलग जगह जा पाऊँगा, हमें ट्रैकिंग, अलग अलग जगह देखने का मौका मिलता है आर्मी के थ्रू, तो वो सब में मेरा इंटरेस्ट था। मेरे को लगा कि शायद आर्मी में ज्वाइन करके मैं ये जा पाऊँगा, इन सब चीज़ों को पूरा कर पाऊँगा, एंड डेफिनेटली ओवर दीज लास्ट 30 years वॉट एवर आई हैड विश फॉर, आर्मी हैज़ गिवन मी दोज अपॉर्चुनिटीज़। सर, आर्मी में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर ट्रेनिंग होती है। मैंने कई बार देखा लोग ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा सुनने में भी आया है कि आर्मी से लोग लौट कर आ गए हैं, कई लोग गए आर्मी में ट्रेनिंग के लिए और उसके बाद इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग हुई कि वो लौट कर आ गए। तो ऐसी ही कुछ ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग होती है सर वहाँ पर कि आदमी मजबूर हो जाता है कि लौट कर घर वापस आ जाए? हाँ, ट्रेनिंग डेफिनेटली टफ होती है, एक्सटेंडेड पीरियड ट्रेनिंग रहती है, 3 साल एनडीए में होता है। उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले अपने 1 साल के लिए अपने सर्विस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। जैसे आर्मी वाले IMA देहरादून में हम गए थे। ट्रेनिंग टफ है। ट्रेनिंग का मैं बोलूँगा फिज़िकल टफनेस, देखिए अभी भी सभी हमारे एनसीसी कैडेट्स को भी बोलता हूँ, फिज़िकल टफनेस को हम आपका एनहांस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 56-60 ईयर्स में भी एक्टर्स जो हैं वो 6 पैक एब्स बना रहे हैं। तो डेफिनेटली 18 साल के बच्चे को, 19 साल के बच्चे को फिज़िकल टफनेस बनाना में इम्प्रूव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जो लौटते हैं प्रोबेबली दे लैक मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस आफ्टर सर्टन टाइम, फिजिकल टफनेस कम्स टू अ साइड, एक तरफ आ जाता है और मेंटल टफनेस टेक ओवर कर लेता है। आप मेंटली कितने टफ हैं, एंड्योर कितना कर पाएंगे। कभी कभी हमारी जब ट्रेनिंग होती थी तो हम पूरे रात भर जगे रहते थे, या हम जब प्रैक्टिस करते थे तो रात को मुश्किल से 2 घंटे सोने के लिए मिलता था। खाना बहुत अच्छा खाना रहता था, पर खाने के लिए शायद 1 मिनट मिले या 2 मिनट मिले, ठीक है, उसके अंदर करना पड़ता था। बट यू हैड द बेस्ट ऑफ द चॉइसेस। तो मेंटल टफनेस, हाउ यू एंड्योर टफनेस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई विल से फिजिकल टफनेस, फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, पर वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स थे उसको एनहांस कर देते हैं। मेंटल टफनेस आपको अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, अपने थ्रू डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। आई विल एंड्योर थ्रू दिस बिकॉज गुड टाइम्स आर अहेड। मैं एंड्योर करूंगा तभी इसके साथ रहूंगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर, आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियां मिली? जैसे एनडीए का क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद आपको पहली जिम्मेदारी क्या मिली थी? उसके बाद कौन कौन सी आपको जिम्मेदारी मिली जिनका आपने निर्वहन किया?
आर्मी ज्वाइन करने के बाद में मैंने आर्मी में इन्फेंट्री के लिए ऑप्ट किया था। मैं असम रेजिमेंट से हूँ और एक इन्फेंट्री सोल्जर हूँ। तो इन्फेंट्री ज्वाइन करने के बाद में इन्फेंट्री जैसे कि आप सबको पता है पैदल सेना होती है, फ्रंट लाइन ट्रुप्स हैं, हम एकदम फ्रंट में जाके फाइट करते हैं और हर समय हमारा एकदम एक्टिव एरिया, फॉरवर्ड मोस्ट एरिया में रहते हैं। इन्फेंट्री इज़ द फॉरवर्ड मोस्ट ट्रुप्स। तो सबसे पहले मेरी पोस्टिंग सिक्किम और मणिपुर के इलाके में, काउंटर इंसर्जेंसी के इलाके में हुई थी, और जो सिक्किम का इलाका था वो हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद में मैं दोबारा अपने जो ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बन के गया। वहाँ मैंने जो कैडेट्स रहते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई, जो हमने पास आउट होने के 4-5 साल के बाद मैं वहाँ पे गया। तो डैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फेज़, बिकॉज हमने जो किया था वही ट्रेनिंग हमें इम्पार्ट करते थे। उसमें बहुत जोश आता है, यू इंटरेक्ट विद यंग कैडेट्स। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद में मैं जो हमारी हाईएस्ट बैटल फील्ड है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पे सर्व करने का मौका मिला, जहाँ हमें 20 से लेके 22,000 फुट के हाइट में रहना पड़ता है और विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट दिस थिंग रहना पड़ता है। टफ लगता है बाहर से देखने में, पर बिलीव मी वो दोज 100 days in that altitude, in that snowbound, completely snowbound area were probably the most satisfying, professionally most satisfying days of my career in last 30 years। उसके बाद ग्लेशियर से आने के बाद में हमने कारगिल कारगिल की लड़ाई में हम लोग पूरे एरिया में डिप्लॉयड थे। जो द्रास का एरिया है, जो कारगिल का एरिया है, वहाँ पे डिप्लॉयड थे। फिर मैंने अदर देन फ्रंट लाइन एरियाज़ दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में 2 टेन्योर किया है, और मैंने अपनी बटालियन को कारगिल में ही कमांड किया था 2009 से लेके 2011 तक। तो सारी पोस्टें जो आप आजकल इतनी फेमस हो गई हैं वो सब हमारे उसमें थे। एकदम आई टू आई कॉन्टैक्ट, आई बॉल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, यानी कहीं कहीं पे पाकिस्तान दुश्मन के साथ में हमारा डिस्टेंस जस्ट अबाउट 10 मीटर या उससे कम का था। वहाँ हमने बटालियन को कमांड किया। अलग अलग पोस्ट थे, कुछ विंटर में कट ऑफ हो जाते थे, उसका मौका मिला। फिर मेरे को कमांड के पश्चात श्रीनगर में सर्व करने का, श्रीनगर के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे सर्व करने का मौका मिला। मैं रिक्रूटिंग में रहा हूँ। रिक्रूटिंग यानी जहाँ पे हम सोल्जर्स की भर्ती करवाते हैं, उसमें हम पंजाब और JNK में रिक्रूटिंग करवाते थे बच्चों का। वो अनदर दैट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। जैसे आप बोलते हैं हज़ारों में, कहीं कहीं बोलूँगा लाखों में बच्चे आते हैं, उनमें से बेस्ट को सिलेक्ट करना, उनको फेयर चांस देना, ये उनमें कॉन्फिडेंस देना कि आर्मी का रिक्रूटमेंट इतना क्लीन है, इससे क्लीन कोई सिस्टम नहीं हो सकता है, वो उनमें कॉन्फिडेंस देना, उनमें से बेस्ट बच्चों को निकालना, ये सब कार्रवाई की है। फिर मैंने हेडक्वार्टर्स में काम किया है रायपुर में, और लास्ट पोस्टिंग ग्वालियर आने से पहले मैं अपने रेजिमेंटल सेंटर, असम रेजिमेंटल सेंटर शिलोंग में था, जहाँ पे हम असम रेजिमेंट जो कि एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, वहाँ पे आने वाले जो रिक्रूट्स हैं, यंग सिपाही 16, 17, 18 साल के बच्चों को हम ट्रेनिंग दे के उनको एक सोल्जर बनाते हैं। सर, आपने अभी कारगिल युद्ध की बात की। हमने टीवी पर देखा है, समाचारों में सुना है कि वहाँ पर जो दुश्मन था वो ऊपर से अटैक करता था। तो क्या ये सच बात है? मतलब अभी तक हमने सुना ही है, देखा तो नहीं है। जो टीवी टेलीविज़न, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी, टेलीविज़न में जो न्यूज़ आती थी तभी हम सुनते थे। तो कारगिल में आपकी ड्यूटी रही थी, तो क्या एक्सपीरियंस था सर वो, जब ऊपर से बमबारी हो रही है, नीचे से हम लोग अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब कितनी ज़्यादा कैसी संभावनाएँ थी वहाँ पर आपके लिए? हाँ, बहुत करेक्ट है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी माउंटेन की लड़ाई में, पहाड़ों की लड़ाई में जीत नहीं बोलूँगा, एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज उसके पास है जो ऊंची हाइट में बैठा है। इट इज़ ए एडवांटेज, इट इज़ ए गेम ऑफ हाइट्स। जिसके पास जितना ऊंचा हाइट पे कब्ज़ा कर लिया है तो उसके पास फ़ायदा है। तो डेफिनेटली हमें उन विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ा जहाँ पे शायद सारी हाइट्स किसी कारण से पाकिस्तान के पास, हमारे दुश्मनों के पास ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और बिलीव मी, मैं इंडियन आर्मी में बोल के नहीं बोल रहा हूँ, पर बिलीव मी, इंडियन आर्मी के अलावा हमारे यंग सिपाही, यंग ऑफिसर्स के अलावा, उनके सैक्रिफाइस के अलावा ये इम्पॉसिबल था उन हाइट्स को रिकवर करने के लिए। 5,500 6,000 मीटर के हाइट्स में जहाँ आपको एक एक कदम लेने में सांस लगता है, वहाँ पे चढ़ना
और वहाँ पे दुश्मन, चाहे एक दुश्मन हो, यदि आपको पत्थर भी मारते रहे तब भी आप शायद गिर जाओगे। तो वैसे पोस्ट को कैप्चर करना अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इट्स ए मैटर ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस। हमारे जो यंग सोल्जर्स थे, यंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने उस तरह के पोस्ट को हमने कैप्चर किया। इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर अस। तब हमारी भी सर्विस अबाउट 7-8 साल की थी। वी वर ऑल्सो यंग ऑफिसर्स एंड एकदम फ्रंट लाइन में। तो इट वाज समथिंग एक्सेप्शनल। कहीं पे शायद इससे पहले वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई है और कहीं पे इतनी सक्सेसफुल लड़ाई नहीं हुई है जहाँ पे दुश्मन को हाइट से एविक्ट किया, हमने उन मोर्चों को कैप्चर किया और दुश्मन को हर समय के लिए वहाँ से पीछे निकाला। सर, जब बेटा सरहद पर जाता है और लड़ाई चल रही हो, वो भी इतनी खतरनाक कि दुश्मन जो है वो ऊपर साइड पर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि पेरेंट्स को चिंता होती है, घर वाले जो होते हैं उनको चिंता होती है। तो कभी पेरेंट्स ने चिंता जाहिर की हो कि आप लौट कर आ जाओ, छोड़ो ये आर्मी, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह जान का खतरा था उस समय आर्मी के लिए। तो ऐसा कोई कॉल आया हो या आपको कभी ऐसा डिमोटिवेट आप हुए हो कि नहीं मुझे चलना चाहिए, या पेरेंट्स ने कभी आपको इंसिस्ट किया हो कि छोड़ो ये लड़ाई? नहीं, आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। मेरे को पेरेंट्स एज वेल एज बाय द टाइम कारगिल वॉर टुक प्लेस और मेजर आई वाज मैरिड ऑल्सो, ना पेरेंट्स की तरफ से ना वाइफ की तरफ से दे वर ऑलवेज देयर। आई वाज इन द आर्मी, सो आर्मी वाज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। जो भी होगा देखा जाएगा, दैट वाज मीन्स आई एम डूइंग माई ड्यूटी। सो दैट वाज वो एटीट्यूड मेरे पेरेंट्स का भी था, मेरी वाइफ का और भी था। फैमिली, इमीडिएट फैमिली यही है। तो नेवर ना उन्होंने कभी मोटिवेट किया, ना उन्होंने कभी डीमोटिवेट नहीं किया। इट इज़ ए पार्ट ऑफ मीन्स मैं यदि आर्मी का यूनिफॉर्म डाला है तो मेरी ये ड्यूटी है। आई एम डूइंग नथिंग एक्सेप्शनल, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। कभी उन्होंने डीमोटिवेट नहीं किया। दे वर ऑलवेज विद मी। कभी दे ऑलवेज एनकरेज्ड। चाहे वो घर में न्यूज़ में देख रहे होंगे कि हर दिन ये हो रहा है वो हो रहा है, बट दे वर ऑलवेज हैप्पी, दे वर ऑलवेज अप एंड अबाउट, दे वर ऑलवेज विद अस, दे वर ऑलवेज विद मी। सर, हम आपके परिवार को दिल से सलाम करते हैं जिन्होंने आपको ऐसी स्थिति में भी मोटिवेट किया और जिस वजह से वो लड़ाई जो हुई थी उसमें अपने को जीत हासिल हुई और भारत ने पाकिस्तान को हराया। सर, अभी आप भर्ती की बात कर रहे थे, जो आपका रिक्रूटमेंट में आप थे। ग्वालियर में भी सर पहले हुआ करता था रिक्रूटमेंट आर्मी, अगर आपको जानकारी हो। यहाँ पर क्या होता था सर, जैसे रिक्रूटमेंट हुआ और जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, 1-2 बार ऐसा केसेस हुए कि उन्होंने युवाओं ने बहुत उत्पात मचाया, शहर में तोड़फोड़ कर दी ना। तो किस वजह से सर उनका नहीं होता था, या वो लायक ही नहीं थे, और उनको क्या संदेश देंगे जो तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ऐसा लगता है, खबरें आती हैं कि लोग इसलिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं, खासकर जो भिंड मुरैना का एरिया है, उनका अगर सिलेक्शन आर्मी में नहीं होता तो फिर वो उधम करते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे ज़रा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एज मैं रिक्रूटिंग में था, जब मैं ग्वालियर में पोस्टिंग आया, यहाँ पे भी रिक्रूटिंग ऑफिस है, मैं उनके डायरेक्टर से मिलने के लिए गया, क्योंकि आपको पता है कि आप यदि पत्रकार हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं और एक पत्रकार हैं आपके चैनल के, तो अब डेफिनेटली आप उनसे जाके, और इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलने के लिए गया। मेरे को पता नहीं था पहले कि ग्वालियर में रिक्रूटिंग नहीं होता है। आपका पॉइंट एकदम सही है। शायद 2014-15 के आसपास में यहाँ पर रिक्रूटिंग मेला ग्राउंड में हुआ था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रायट हुआ था। आई मीन अनकंट्रोलेबल हो गया था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी, इवन बोलते हैं कि वॉट एवर मीन्स हुआ था स्टेशन तक। इट बिकेम ए मेजर इशू। उसके बाद से रिक्रूटमेंट यहाँ पे बंद हो गया है। यानी इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मौका मिलता है रिक्रूटमेंट का, पर उनका रिक्रूटमेंट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, 5-6 डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा मिला के एक जगह रिक्रूटमेंट किया जाता है। पर बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट भिंड और ग्वालियर के में रिक्रूटमेंट नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, इनकी रिक्रूटमेंट दूसरी जगह होती है। पंजाब में मैं था, जम्मू कश्मीर में था, वहाँ पे ये होता था कि जो डिसग्रंटल्ड होते हैं, पर ये हमारा और हमसे ज़्यादा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी है, पुलिस का, डीसी का जिम्मेवारी है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो रिक्रूट नहीं हुआ तो उनको बकायदा गाड़ी में बैठा के हम रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप में भेजते हैं, क्योंकि वो उधम न बचाएं। यंग लड़के हैं, उनमें बहुत एनर्जी है, 16-17 साल के हैं। अब आप एक दिन में 10 से 15 हज़ार, कहीं कहीं 20 से 25 हज़ार बच्चे आते हैं, उसमें से आप सिलेक्ट करोगे 600-700 बच्चे फर्स्ट स्क्रीनिंग में, तो वो जो 15,000 20,000 बच जाएंगे, वो डिस्ग्रंटल्ड है, इतना एनर्जी है पूरी रात भर जगह। तो उनमें एक मॉब मेंटालिटी आ जाती है, जो हम और आप आज मेच्योरिटी के साथ समझ सकते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मॉब मेंटालिटी विल लीड यू टू नथिंग। मैं यूथ को यही बोलूँगा कि मॉब में न जाएं। यदि सिलेक्शन देखिए हर किसी का नहीं होगा,
कोई आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, एनडीए के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में कितनी बार अटेम्प्ट करता है तब जाके होता है। तो डोंट गेट डिमोरलाइज, मोटिवेटेड रहो, मेहनत करो। गलती आप में है, आप अपनी को इम्प्रूव करो। बस तोड़ के, शीशा तोड़ के वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। उससे दैट विल लीड यू टू नो वेयर। आप 2-3 साल तक ऐसे करते रहोगे, आपकी उम्र चली जाएगी रिक्रूटमेंट में, देन यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। इसकी बजाय यदि आप मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, हो सकता है इस बार नहीं हुआ तो अगली बार आपका डेफिनेटली नहीं हुआ, अगली बार नहीं हुआ तो उससे अगली बार डेफिनेटली होगा। मेहनत करते रहना पड़ेगा। मेहनत इज़ द ओनली सोल्यूशन। सर, जो बेसिक आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भर्ती जैसे आपने जो बताई जो होती है, जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो होनहार हैं, लेकिन उनको आप कैसे मतलब कैसे फिजिकल फिट रखें? रनिंग वो कर रहे हैं और भी चीज़ें जो होती हैं वो आवश्यकता वो करते हैं, कैसे वो खुद के मोटिवेट करें, क्या क्या तैयारी करें जिससे कि उनके रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं? सर गुड। मैं इसमें डेफिनेटली ग्वालियर में मैं क्योंकि मैं एक्टिव हूँ, यहाँ पे भी साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ता हूँ या वॉकिंग करता हूँ या घूमते रहता हूँ, तो मैं सुबह देखता हूँ ग्वालियर में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर जगह जहाँ मैं रहता हूँ या किसी भी जगह पे जाइए, वेरियस अलग अलग छोटे छोटे क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बच्चों को बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी सुबह सुबह करते हैं। आज के हालात में शायद 5:30-5 बजे से शुरू हो जाते हैं। रिक्रूटमेंट में ये समझना बहुत ज़रूरी है, आर्मी में रिक्रूटमेंट में, चाहे वो ऑफिसर के लिए हो चाहे वो सिपाही के लिए हो, कि फिजिकल फिटनेस इज़ वन पार्ट एंड एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई इज़ अनदर पार्ट। तो कि मेरा यही कहना रहेगा बच्चों से कि आप रनिंग कर रहे हो, सुबह रनिंग, फिजिकल फिटनेस, बॉडी बना रहे हो, पुशअप्स कर रहे हो, वो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है। पर इक्वल 50% वेटेज आपका एकेडमिक्स के लिए है। जैसे एक सिपाही के लिए प्रॉपर क्लास 10 का एग्ज़ाम होता है, प्रॉपर क्लास 10 का जैसा पेपर होता है, सीबीएसई बोलूँगा बिकॉज ऑल इंडिया पे हैं तो उस तरह के लेवल का रहेगा। सीबीएसई कॉमन बोर्ड है। प्रॉपर मैथ्स रहेगा, प्रॉपर साइंस रहेगा, प्रॉपर जनरल नॉलेज रहेगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री का नाम कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रॉपर जनरल नॉलेज जो कि आपसे और मेरे से यदि पूछा जाए अचानक तो हमें भी बिना पढ़े जवाब देने में, तो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, फिजिकल एंड एकेडमिक्स। जो मैंने देखा है रिक्रूटमेंट में, फिजिकल पास करने के बाद में एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा फेल हो जाते हैं कि वैकेंसी सरेंडर करनी पड़ती है लास्ट में होने। तो दोनों चीज़ का इक्वल बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आज के मॉडर्न ज़माने के सोल्जर को, और आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा, चाहे वो आप सिपाही हों या ऑफिसर हों, प्लस आपकी सोच, आपकी जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं, आपका आईक्यू भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सर, फिल्में देखते हैं आप? हाँ, देखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम। सर, एक फिल्म आई थी तिरंगा, उसमें ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का जो एक कैरेक्टर है दिवंगत राजकुमार जी ने निभाया था, और उसमें एक डायलॉग था कि ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो मैं जानना चाहूँगा कि कर्नल अरिंदम किससे डरते हैं? मैंने ये फिल्म तो देखी नहीं है, पर डरता हूँ तो मैं अपने आप से डरता हूँ। बिकॉज मेरा ये फर्म बिलीव है, नॉट ओनली जस्ट फॉर सेइंग से, कि यदि मेरे में जो गलतियाँ हैं वो शायद मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है। यदि मैं उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उस चीज़ से डरता हूँ। बाकी किसी से जनरली मैं डरता नहीं हूँ, अपने आप से डरता हूँ। बहुत ही अच्छी बात बताई कि सर जो है वो अपने आप से ही डरते हैं। अगर व्यक्ति खुद से ही डरने लगे तो कहीं ना कहीं वो गलती करने से रुक जाता है, क्योंकि वो खुद को ही ऑब्जर्व करना है। ऊपर वाले से या किसी अन्य व्यक्ति से डरने से बेटर है कि आप खुद से ही डरें। सर, मैं एक प्रश्न और आपसे पूछूंगा, लास्ट ये प्रश्न है मेरा। जो बच्चे हैं अब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 10th 12th के बाद उनको 1 या 2 ही अटैम्प्ट मिलते हैं, कम ही अटैम्प्ट मिलते हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया शायद 19 साल का है, उसके अंदर 19 साल का है। तो बेसिक कैसे तैयार करें वो अपना, मतलब उसमें फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि जैसे आपने बताया एकेडमिक, फिजिकल भी वहाँ पर टेस्ट होता है ना सर? कहाँ मतलब कौन सी क्लास से वो तैयारी कर लें अगर उनको जाना ही है? हालांकि ये आर्मी में जाना एक खुद का एक और मतलब खुद का एक मोटिवेशन होता है कि मुझे देश सेवा करनी है। तो कब से 8, 9, 10th कब से और कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे कि उनको सिलेक्शन करने में आसानी हो सके? गुड।
दो चीज़ें, यदि बच्चे ने डिटर्मिंड है कि मैं एनडीए में जाऊंगा, 10th के बाद ही वुड हैव टेकन ए डिसीजन। 10th तक तो वो जनरली कॉमन हो रहा था, आफ्टर दैट उसको मैथ्स लेना पड़ेगा। यदि केवल आर्ट्स का स्टूडेंट रहेगा या कॉमर्स का स्टूडेंट रहेगा देन वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ही हैज़ टू बी ए साइंस स्टूडेंट, दैट इज़ वन थिंग। एंड देन फिजिकली अपने आप को थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा 10th के बाद में, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। नॉट दैट कि वहाँ पे कहीं पे ये नहीं दिखा जा रहा है एनडीए के, खास करके एनडीए के लिए। सिपाही की रिक्रूटमेंट में देखा जाता है, पर एनडीए की रिक्रूटमेंट में ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने पुलअप्स कर सकते हो या कितने पुशअप्स कर सकते हो, बट हाँ आप फिजिकली फिट हो कि नहीं, आप मोबिलिटी आपका है कि नहीं, ये सब देखा। अच्छी है आपका फिजिक अच्छा है कि नहीं वो देखा जाता है। फिजिक अच्छा नहीं कि आपका बॉडी बिल्डिंग नहीं देख रहे हैं, वो आपके फिट हैं कि नहीं, हाँ वो देखा जाता है। दूसरा, पढ़ाई डेफिनेटली करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज़ पढ़ाई। पढ़ाई नहीं क्लियर करोगे तो आप एसएसबी जाओगे ही नहीं। तो आपको डेफिनेटली एनडीए प्रिपरेशन की बुक्स आते हैं, हमारे टाइम से तो बदली हो गया है अभी। सो मेनी बुक्स आर देयर, सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए या लॉ की प्रिपरेशन के लिए बुक्स हैं। उस तरह के एनडीए की प्रिपरेशन के लिए बुक्स हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है उसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रेफर टू दैट, बिकॉज एवरी ईयर द कॉम्पिटिटिव लेवल इज बिकमिंग मोर एंड मोर टफर। पास परसेंटेज उतना कम हो रहा है, तो यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स। तो जैसा कि सर ने बताया, अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी छात्र देख रहे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं, भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, वो लोग 10th से ही ये प्लान बना लें कि मुझे तैयारी करनी है। और सर ने जैसा बताया वो बुक्स अगर पढ़ते हैं तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलने में ज़्यादा आसानी होगी। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय में दिया, और जो छात्र इस शो को बहुत सारे छात्र देखते हैं, आपने उनको इतना अच्छा गाइड किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप कि समबडी बेनिफिट्स। जय हिंद। तो जय हिंद के साथ हम भी इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ग्वालियर ब्रेकिंग, सबसे पहले सबसे सटीक।